हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग सोशल साइंस का कंटेंट डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और उसमें जो भी सोशल साइंस का पेडागोजी सेक्शन है वो पार्ट 1 में है और पार्ट ये 2 है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश और मैथ भी। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है और पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनोडोमिनी का अर्थ है। एनोडोमिनी एक वर्ड है, आप लोग सुनते होंगे, एडी होता है, फिर वीसी होता है, हम लोग जैसे क्वेश्चन वगैरह यूज करते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ऑप्शन 2 है आपदा का वर्ष, ऑप्शन 3 है परिवर्तन का वर्ष, ऑप्शन 4 है जन्म का वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। एनोडोमिनी का अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करें। यह किससे संबंधित है? और इंग्लिश में इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए विवादों की, बी लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की, सी सत्ता एवं प्रभुत्व की, डी खोजों की। तो इसका आंसर चारों ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित कीजिए। तो किसकी आवश्यकता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको व्यवस्थित करना है कि जब हम लोग कोई मानचित्र पढ़ाते हैं तो कौन कौन सा स्किल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए अवस्थिति, नहीं अवस्थिति नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग मैप देखते हैं तो हमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये सारा नॉलेज रहेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि किस दिशा में कौन सा स्टेट है या कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मानचित्र का पैमाना, कि मानचित्र का पैमाना मतलब कितने दूरी पे कुछ जैसे 1 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में कुछ लोग कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग mm में कन्वर्ट करके, क्योंकि मानचित्र है तो हम लोग पूरा रियल पैमाना तो यूज कर नहीं सकते ना इतने लंबे चौड़े जगह को। तो उसको हम लोग एक पैमाना बनाया हुआ रहता है मानचित्र पे, मैप पे, उस हिसाब से हम लोग उसका स्टडी करते हैं। तो हम लोग को पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद सी मानचित्र का पैमाना पता होना चाहिए। उसके बाद संकेतक होता है कि जो संकेत करके हम लोग पढ़ा सके, जो संकेतक होता है कि इसका मतलब ये होता है, कलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं या किसी और भी चीज़ से, वो हो जाएगा। फिर डी अवस्थिति, मतलब कहाँ पे कौन सी जगह स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित है। तो जो माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, बी अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, सी विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत, डी समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, तो ये सही बात है कि जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो उन्हें कितनी जो भी योजनाएं हैं वो कई प्रकार से पढ़ाना चाहिए, कई प्रकार का डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा जिस वे में समझना चाहे और जो भी प्लान वो यूज करना चाहे वो यूज कर पाए। सिर्फ एक ही रिजिड प्लान हम लोग देंगे, एक ही डायरेक्शन देंगे, तो हो सकता है किसी बच्चे को ईजी लगे, किसी बच्चे को टफ लगे। इसी तरह से कई प्रकार का मल्टीपल टाइप ऑफ डायरेक्शन देना चाहिए। तो ये हो गया, ए तो सही है। बी अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, तो सही बात है। अगर हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से, इन्वायरमेंट से, हर सब्जेक्ट से उसका कनेक्ट करके उसको हम लोग पढ़ाना चाहिए और लाइफ से जोड़ करके भी पढ़ाना चाहिए। तो ये बी भी सही हो जाएगा।
तीसरा क्या सही है क्या गलत तो नहीं, हम लोग क्लास में ये नहीं बताते हैं क्या सही है क्या गलत। हम एज ए टीचर हम लोगों को हर चीज से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, सही गलत का नहीं, क्योंकि जो गलत होता है उस बात को हमें बोलना ही नहीं होता है, जो अच्छा जो सही होता है उसी के तरफ हम लोग पॉजिटिव वे में पढ़ाते रहते हैं और पॉजिटिव री भी देते रहते हैं। तो सी नहीं होगा। और डी, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो सही बात है, बच्चों को एक टीचर में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो कैसे बच्चों को डायरेक्शन देगा, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो लोग बहुत दबदबा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज्ड नहीं करना चाहिए। उन लोग बच्चों को फ्रीडम का भी फील होना चाहिए और वो अपनी इमोशन को, अपनी बात को रख पाए। बच्चों को एकदम स्वतंत्रता का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये डी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 135। 135 का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एटलस, कथ्यपरक मानचित्र, रेखाचित्र मानचित्र। इसमें हम लोग एटलस का यूज होता है, इसमें मैप होता है तो कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। कई तरह के मैप होते हैं एटलस में, जैसे पॉलिटिकल मैप होते हैं और जियोग्राफिकल मैप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये पता लग जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, किस स्टेट में क्या पाया जाता है। और कथ्यपरक मानचित्र, इसका इंग्लिश आप लोग वर्ड देख लीजिए, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब किसी एक थीम पर आधारित हो, जैसे कि कुछ मिनरल्स पर आधारित कोई मैप है, और कोई पॉलिटिक्स पे आधारित है, और कौन सा बॉर्डर एरिया है क्या नहीं है, जियोग्राफिकल मैप है, खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। तो ये हमारा थीम वाला जो मैप है वो भी यूज हो जाएगा कि लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। रेखाचित्र मानचित्र में हम लोग ये नहीं पता लगा सकते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योगों का वितरण कैसे हुआ है, तो सी नहीं होगा, ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 136। सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को ए से चरण डी में क्रमित करिए। तो देखते हैं कौन कौन सा चरण होगा। प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। ऑप्शन सी है चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। डी है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। इसमें सबसे पहले कि जो भी रास्ते हैं, कहीं भी जाने के लिए कई प्रकार के रास्ते होते हैं, तो कौन कौन से रास्ते हैं, कौन सा रास्ता इजी है, कौन सा रास्ता टफ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जितने भी रास्ते हैं उसको हम लोग पहले चेक करेंगे। कोई भी टीचर है तो अगर कहीं जाना है तो कौन सा सबसे इजी है और बच्चों के लिए सुविधाजनक है, वो रास्ता चूज करेंगे। उसके बाद ये है कि प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना। तो किसी रास्ते से अगर जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर स्टडी कर लेना चाहिए कहीं जाने से पहले, कि अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कितना ईजी होगा, कितना टफ होगा। उसके बाद एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। जैसे कई रास्ते होते हैं कि जिसमें एक तरह की विशेषता होती है, जैसे कि अगर रोड ए से जा रहे हैं तो उसमें भी जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, जिस प्रकार का खाने पीने की सामग्री है, और जो भी सार्वजनिक शौचालय है, या जो भी ऑटो हैं, रिक्शा हैं, जो भी चलते हैं, या ट्रेन है, या जो भी चीज़ें चलती हैं, तो वो सुविधाएं कौन कौन से रास्तों पर सेम है, कौन से अलग है, ये विशेषताएं देख लेना चाहिए। उसके बाद है चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। उसके बाद जब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उस रास्ते पे चलना चाहिए, तो सूची बना लेना चाहिए कि किस रास्ते पे चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न से कौन गतिविधियां स्थान पाएंगी? ए है भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करना। ऑप्शन बी है सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना।
सी है विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप स्थानांतरी कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका एवं लदांग कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो जैसे कि स्थानांतरित कृषि एक होता है, तो उस पर कोई टीचर अगर चर्चा कर रहा है तो विद्यार्थियों को मानचित्र पे जब दिखाएगा तो कौन से देश के बारे में बताएगा। तो ये जो कृषि है ये ब्राजील और मलेशिया में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है विचारोत्तेजक सवाल पूछना। सी है शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना। डी, छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। ये ए भी सही है, सवाल पूछना भी सही है। सी नहीं सही है, डी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, बी, सी और डी। 138 का नहीं, 139 है ना ये क्वेश्चन नंबर, तो इसका चौथा सही हो जाएगा, बी और डी। बी और डी, ठीक है, सही हो जाएगा। बच्चों को जो है देखिए, जब भी पढ़ाना चाहिए तो वो क्या क्या विचार हैं उनके उनके विचारों को महत्व देना चाहिए। भले ही वो अच्छे हो खराब हो, लेकिन उनके जो विचार हैं उसको सुनना चाहिए और उसको महत्व भी देना चाहिए। सी नहीं होगा क्योंकि शिक्षण के दौरान हम लोग चुप रहने के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बच्चा बोलेगा, एक्टिव रहेगा, तभी वो सीख पाएगा। और व्यक्तिगत रूप से नहीं, बच्चों को ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं ग्रुप में, जब भी हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लास में सिखाते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, ग्रुप में काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। तो इस वजह से ए नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 140, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे। तो ये सही बात है, ये बहुत बेकार ये लोगों की आदत होती है कि लोगों को वर्ग और जाति और समूह और धर्म के आधार पर विभाजित करते हैं। तो ये एक शिक्षक अगर आप हैं तो ये बच्चों के समझाने के लिए कि ये कौन सा लक्षण है लोगों का, कैसे क्या नाम देंगे इसको। ये हो जाएगा कि पूर्वाग्रह है। जैसे कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, अपने दिमाग में बना लेते हैं, अरे ये इस कास्ट का है, इसको अपने गाड़ी पे कैसे बैठाएं, इसको अपने घर पे खाना कैसे खिलाएं। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, तो बी हो जाएगा। और डी है कि भेदभाव लोग करते हैं। ठीक है, तो ये बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग जाति और धर्म के आधार पर या किसी ऐसे कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो दूसरे कम्युनिटी के लोग उसको भेदभाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के धुमंतुओं या बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। पहला, एक रंग बिरंगे एवं आनंद प्रिय समुदाय की तरह। दूसरा, एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह। तीसरा, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। चौथा, एक अलग थलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, यही है ऑप्शन, ये 4 ही ऑप्शन है, हमको लगा कई सारा सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है कि जब भी देखिए बंजारों का नाम हम लोग सुने होते हैं, वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे अपने क्लास में एज ए टीचर बच्चों के सामने। तो हम लोग कोई भी चीज़ जब अपने क्लास में प्रेजेंट करते हैं तो प्रोफेशनल्स की तरह करते हैं, फालतू की बातें क्लास में नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो बच्चों पे हर एक शब्द का प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यापारी के रूप में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास में, ना कि वो लोग हिंसात्मक थे या फिर उनका कोई अतीत नहीं है, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है, ऐसे बच्चों को नहीं बताना है। या फिर वो लोग आनंद में एंजॉय करते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे या नाचते गाते थे, ऐसे नहीं। उन्हें एक व्यापारी के रूप में हम लोग क्लास में प्रेजेंट करेंगे एज ए टीचर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किनको भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है? ए, यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुएं लिख सके। बी, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी, सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें बोधगम्य नहीं है। ऑप्शन डी, जैसी वैज्ञानिकता दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में नहीं होती है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए ये सही बात है कि जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने पढ़ाते समय एक टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हैं वो थोड़े टफ तो होते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जो लोग मैथ साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी ये चुनौती है एक टीचर के रूप में कि उसको पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेबल कैसे बनाए। तो ठीक है, सी भी सही है और डी देख लेते हैं। जैसी वैज्ञानिकता दृढ़ता प्राकृतिक भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं पाई जाती है। तो सी भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 142 का। बी और सी इसका सही हो जाएगा और डी भी इसका सही हो जाएगा। ए इसका सही नहीं होगा क्योंकि लेखक में कोई कमी नहीं है। आप किसी लेखक में नहीं कमी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उस पुस्तक को पढ़ाने और पढ़ने आना चाहिए। बाकी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें आप लोग देखिएगा वो बहुत अच्छी हैं। यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम में उससे पूछता भी है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। कथन बी है, इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए। ए जो है इसे अंग्रेजों ने ठीक है नागरिक शास्त्र के लिए लाया। और देखिए राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉलेज में रोचक है। ये हर जगह जब बच्चों को इंटरेस्ट होता है तो ये हर जगह रोचक होता है। जरूरी नहीं कि ये यूनिवर्सिटी में रोचक है इसलिए इसका नाम बदला गया। क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है 6 से 12 तक की, तो वो तो 6 से 12 तक के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ भी तो राजनीतिक विज्ञान के नाम से ही जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ये जो बी है इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालयों में सिर्फ दिया है, जबकि ये हर जगह आकर्षक है पढ़ने वालों के लिए। ये जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 143 का, वो तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है 144, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा? पहला, मित्रों को लिखे पत्रों को। दूसरा, निजी डायरी की प्रविष्टियों को। तीसरा, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा। चौथा, एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण। देखिए जब भी कोई चीज हम लोग खुद लिखते हैं या फिर मान लीजिए कहीं पे हमला हो रहा है या फिर बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, तो जब कोई रिपोर्टर खुद जाके उस पर कोई रिपोर्ट करता है तो वो हमारा प्राइमरी होता है। लेकिन उसी रिपोर्ट को कोई अखबार वाला यूज कर लेता है, वहां से इंटरव्यू लेकर के, या जिसने भी देखा है तो कोई जनरली मतलब किसी बुक में लिख देता है उस नॉलेज को लेकर के, तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो जाता है, वो प्राइमरी सोर्स नहीं रहता है। तो मित्रों को लिखे पत्रों को, यानी जब भी हम लोग कोई लेटर लिखते हैं अपने मित्रों को या अपने कॉलेज में, तो वो प्राइमरी सोर्स है क्योंकि हमने खुद लिखा है उस चीज को, अपने मन से लिखा है।
और दूसरा है निजी डायरी। तो निजी डायरी भी हमारा प्राइमरी सोर्स होता है क्योंकि हमने खुद लिखा होता है, किसी और के द्वारा वो नहीं आया होता है। तीसरा है जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें प्रकाशित होती हैं जर्नल में, वो सेकेंडरी होती हैं क्योंकि वो कहीं से मतलब ली गई हुई नॉलेज होती है, फिर उसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये तीसरा जो है प्राइमरी सोर्स नहीं है, बाकी सारे जो है प्राइमरी सोर्स हैं। क्योंकि ये जो है कि मान लीजिए किसी चीज के बारे में कोई न्यूज प्रकाशित की गई है, तो उस व्यक्ति समीक्षा जो है मतलब कि क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उसका चेक करना होता है कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो होता है समीक्षा। तो ये जो समीक्षा लोग करते हैं तो वो खुद जा करके नहीं, बाद में जो समीक्षा किया जाता है किसी और के द्वारा, इंटरव्यू लेकर के या कुछ और करके किसी जगह के बारे में, किसी केस के बारे में, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। और जब हम लोग खुद उस स्थल पे, मान लीजिए कश्मीर, भारत पाकिस्तान का कश्मीर में लड़ाई हो रहा है और कोई रिपोर्टर खुद जा रहा है, फिर वहां से जो न्यूज वो दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। और बाकी ये तीसरा जो है सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या नहीं माना जाएगा, प्राइमरी कौन सा नहीं माना जाएगा, तो ये तीसरा नहीं माना जाएगा। बाकी ये जो एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण, तो जो भी हाथ से लिखा हुआ होता है, जो भी विवरण होता है, तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145। अगर एक छात्र या छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है? पहला, सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस के तस उतार देना। दूसरा, योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना। तीसरा, केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं। जो कि पहली बात तो ये कि जब भी केवल आता है सीटेट में, ये बहुत अच्छा वर्ड है केवल या ओनली, जब आता है तो ये जो है नेगेटिविटी को दिखाते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जब भी आप लोग इंग्लिश में ओनली देखिएगा और हिंदी में केवल देखिएगा, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा तो ऐसे ही हट गया। और चौथा है अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। तो 145 का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। कि देखिए क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक क्षमता का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को, सरकार की कोई रिपोर्ट आई, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और उसका निष्कर्ष क्या है, यानी कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारी जनता पे पड़ेगा अगर कोई योजना आ रही है, और मैक्सिमम कितने लोगों को लाभ होगा, कितने लोगों का नुकसान होगा, उस पर क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं अपनी बुद्धि से सोच करके, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको सोच समझ के क्या हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो वो होता है क्रिटिकल एनालिसिस। एग्जाम में जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम में किसी योजना के बारे में ऐसे पूछता है कि उस पर आलोचनात्मक निर्णय बताइए, आलोचना कीजिए किसी टॉपिक पर। इसका मतलब, आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है। आलोचना का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पे, किसी भी बात पे, किसी भी योजना पे जो सरकार द्वारा आ रही है, उस पर हम लोग अपना सोच रहे हैं, उसका क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या इम्पैक्ट हमारे भारत की जनता पर पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट और जगहों पे पड़ेगा, किससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सभी चीजों को सोचना, समझना, फिर उसको कंक्लूड करना, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या है, अच्छा है या बुरा है, उस चीज को समझना और निष्कर्ष निकालना, वो है आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना। तो इससे चौथा जो है ये सही हो जाएगा कि ये आलोचनात्मक क्षमता का विकास को दर्शाता है, विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना, अलग अलग साक्ष्य का उपयोग करके। साक्ष्य का मतलब कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, ठीक है। तो ये चौथा जो है सही हो जाएगा। केवल वाला जब भी किसी ऑप्शन में आएगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सीटेट में क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं? ए, मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे? बी, दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन थे? सी, सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? डी, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका हो जाएगा, देखिए कर्तव्य क्या थे, ये अवसर प्रदान करना, अनुप्रयोग, जैसे हम लोगों को किसी भी चाइल्ड का अगर डेवलपमेंट करना है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, तो ये जरूरी है कि उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे मतलब वो रटा रटाया ना रहे, उससे उसका विकास हो, वो सोच और समझ के और फायदे नुकसान हर चीज, हर पक्ष को देख करके वो जो है कि
कोई भी आंसर लिखे। लेकिन इसमें पूछा है संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के लिए। संज्ञान को विकसित करने के लिए हम लोग जो है अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी जब कोई बच्चा अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, किसी भी चीज़ पे कोई लिस्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, तो अपने क्षेत्र के बारे में पूरा एनालिसिस करेगा, तब वो उस चीज़ का आंसर करेगा। तो ये डी जो है इसका 146 का जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। क्योंकि ये सब रटने वाला है और ये इतना विकास नहीं करेगा। लेकिन ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ये अपने क्षेत्र में पूछा है, यानी जो हमारे जीवन में हमारे आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तब सूची बनाते हैं या आंसर लिखते हैं। जब भी कोई टीचर पूछता है तो उससे हमारा ज़्यादा विकास होता है। जब जीवन से जोड़ करके हमें कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उससे बच्चे का ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं? ऑप्शन ए, उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिला करते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। सी है, राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं। डी है, अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्वार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? 147 इंग्लिश में ये है, आप लोग देख लीजिए। तो ये सही हो जाएगा। समझ का, जब किसी के समझ को हम लोग आंकना है तो उसे ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं कि कोई याद करके और बता दे। जब किसी के समझ को आंकना होता है तो हम लोग उसे ऐसा क्वेश्चन देते हैं या पूछते हैं ताकि वो सोच समझ के और बताए, ताकि कितना उसका विकास हुआ है, कितना हम लोग उसके समझ को जान पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि कैसे और क्यों वाली चीज़ें पूछते हैं, ना कि क्या है क्या नहीं है और लिस्ट वाली चीज़ें नहीं पूछते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे रट करके क्लास में बता देते हैं तो वो सही नहीं है। समझ को भी विकसित करना है साथ में, बाकी जो चीज़ें कई तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाता है, तो समझ भी, नॉलेज भी और उसका एप्लीकेशन लाइफ में कैसे होगा वो भी ज़रूरी है। तो इसका जो है ए भी सही है इसका। और बाकी जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए, तो इसको याद करने वाली ये चीज़ें हैं, तो ये नहीं होगा। और सी, 4 जिलों का जो नाम है ये भी याद करने वाला है, तो इससे हमारा समझ आकलन नहीं होगा क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, ये कोई भी बच्चा याद करके रट करके बता सकता है। डी है, अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनर्द्वार के संदर्भ में विचार कीजिए और विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी हो जाएगा कि जब हम अपने क्षेत्र का आकलन करेंगे, अपने क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन करेंगे, समझेंगे, फिर उसके विधियों का उल्लेख करेंगे, तो ये समझ से संबंधित है। तो ये डी, ए और डी हो जाएगा। तो इसका कौन से ऑप्शन में, चौथे में ए और डी है, तो वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। पहला, अनुभवों की तुलना करना। दूसरा है परिस्थितियों से पता लगाना। तीसरा है विषम जवाब उपलब्ध कराना। चौथा है विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे बच्चों के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसका रहन सहन क्या है, जो जीव जंतु और वनस्पति है ये भी क्लियर हो जाएगा बच्चों का। और ये तरीका जो है रहने का इतना भिन्न क्यों है, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं विभिन्न स्थानों पे, तो इससे बच्चों के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती हैं। उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किससे सर्वाधिक होगी? तो निबंध लिखना नहीं, निबंध लेखन से जो है कि बच्चों का जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसका आकलन नहीं हो पाएगा। वाद विवाद में भी नहीं हो पाता है। और सहयोग पर प्रश्न नहीं, प्रश्न से नहीं होगा। देखिए, जब भी हमें ये किसी के बच्चे को ये पता करना है कि बच्चे अपने आप में सहयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे का हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमें रटा रटा कोई चीज़ लिखने को नहीं देना है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो बच्चे रट के, याद करके और पढ़ के कर लें। हमें कोई उन्हें एक्टिविटी देनी है, जैसे ग्रुप में कोई फाइल बनाने को दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई मॉडल बनाने को दे दिया,
उससे हमें पता चलता है कि बच्चे एक दूसरे को कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा समूह में कोलाज बनाना, ये सही हो जाएगा। ग्रुप वर्क जब बच्चे करेंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और टाइम मैनेजमेंट की चीजें बढ़ेंगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तब उससे आकलन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, पहला, एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। दूसरा, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। तीसरा, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। चौथा, छोटे नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। इसका हो जाएगा कि बड़ा और छोटा नगर से इसका नहीं होगा, इसका एक जनसंख्या जो वितरण है उसका एक ग्राफ बनता है, तो उसमें जो है ग्राफ के अनुसार पता लगता है कि क्या कैसे क्या है, जनसंख्या का एक पिरामिड होता है, उसको समझना होता है अच्छे से। तो इसका ये जो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है, उससे पता चलेगा कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है जनसंख्या पिरामिड को लेकर के वो सही है कि नहीं, समझ लिया है कि नहीं। तो ये ये पूरा क्वेश्चन जो है कि सोशल साइंस का आप लोगों का हो गया। पार्ट 1 में भी 40 क्वेश्चन है और इस पार्ट में 20 क्वेश्चन है। आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिए, CDP का भी कई सारे 2-3 वीडियो है, EVS का भी है, और आगे आगे कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, और क्या क्या उसके पीछे का थियरी है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने थियरी दी है, सब कुछ बताया जाएगा। बाकी जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैथ्स पेडागोजी का भी बहुत जल्द आएगा और हिंदी पेडागोजी का भी बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सीटेट को पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।